Hello students, my name is Dr. Puneet Dubey. Welcome all of you in my YouTube channel इंग्लिश क्लब, जिसमें आपको मिलेगा इंग्लिश लिटरेचर और लैंग्वेज का पूरा कलेक्शन जो आपके लिए आने वाली परीक्षाओं में आसान और बेहतरीन उपयोगी साबित होगा. टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी ऑफ ए पोएम डैफोडिल्स कंपोज्ड बाय ए रोमांटिक पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ. आप लोग साथ साथ नोट भी करते रहना. पोएटिक जो फॉर्म्स और पोएटिक लाइन्स होंगी और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और इम्पोर्टेंट लाइन्स होंगी, वर्ड्स होंगे, यही MCQ पैटर्न्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं. द डैफोडिल्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ. द रोमांटिक पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ पोएम द डैफोडिल्स इज प्रोबेबली हिज मोस्ट फेमस पोएम. नेचर पोएम, नेचर पोएम के नाम से जानी जाती है. वर्ड्सवर्थ wrote this poem mid-career after his famous collaboration with fellow poet Samuel Taylor Coleridge, The Lyrical Ballads, 1798. वर्ड्सवर्थ ने अपने जीवन व्रत में ये एकमात्र ऐसी पोएम लिखी जो सैमुअल टायलर कोलरिज, जो एक राइटर थे, इनके मित्र थे, इनके संग साथ में पब्लिश कराया था. द लिरिकल बैलेट्स के नाम से एक पोइटिक कलेक्शन 1798 में पब्लिश कराया. उसी में इन्होंने अपनी ये डैफोडिल्स के नाम से पोएम भी पब्लिश करवाई थी, जिनका साथ देने वाले ST कॉलरिज थे. अंडरलाइन भी दी गई हैं, उन्हीं अंडरलाइन को आप लोग नोट भी करते रहना और सेंस भी समझते रहना. द ओरिजिनल टाइटल ऑफ द पोएम, इस पोएम का ओरिजिनल टाइटल आई वॉन्डर्ड लोनली एज ए क्लाउड इज मेयरली द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम. इस पोएम का फर्स्ट लाइन जो दी गई है, आई वॉन्डर्ड लोनली एज ए क्लाउड, यही ओरिजिनल टाइटल द डैफोडिल्स नाम की पोएम में है. द पोएम वाज रिटन इन 1804, 1804 में लिखी गई. इंस्पायर्ड बाय एन इवेंट ऑन 15 अप्रैल 1802 व्हेन वर्ड्सवर्थ एंड हिज सिस्टर कम अक्रॉस ए लॉन्ग बेल्ट ऑफ डैफोडिल्स. जब वर्ड्सवर्थ और उनकी बहन डोरोथी, नाम डोरोथी दिया गया है, जो डोरोथी नाम की जो बहन थी, अपनी बहन के साथ में, सिस्टर के साथ में 15 अप्रैल 1802 में एक लॉन्ग बेल्ट डैफोडिल्स जो फूल लगे हुए थे, पौधे लगे हुए थे, लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंग्लैंड में, वहाँ पर ट्रैवल किया था इन्होंने. इट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड 1807 में पब्लिश हुआ था. इन पोएम इन 2 वॉल्यूम्स, ये 2 वॉल्यूम्स में, 2 संस्करण या 2 पब्लिकेशन में वॉल्यूम में पब्लिश हुई थी. एंड ए रिवाइज्ड वर्जन वाज पब्लिश्ड इन 1815, और एक रिवाइज्ड पब्लिकेशन भी हुआ था वर्जन में, जो 1815 में पब्लिश हुआ था. इट इज़ समव्हाट मिसलीडिंग as it suggests that there is something about the poet's loneliness in the poem. इस पोएम में पोइट की लोनलीनेस को दिखाया जा रहा है, अकेलेपन की, एकांतवास के जो विचार होते हैं पोइट के, वो दिखाती है ये पोएम. बट द पोएम इज़ ऑल अबाउट द ब्यूटी ऑफ द डैफोडिल्स. लेकिन ये पोएम संपूर्ण ब्यूटी जो डैफोडिल्स की है वो दिखाई गई है. हाउ दे ब्रॉट हैप्पीनेस टू द पोइट, और ये जो डैफोडिल्स हैं वो पोइट के लिए कितनी ज़्यादा खुशियाँ लेकर के आते हैं. ये कविता वर्ड्सवर्थ द्वारा अपनी बहन डोरोथी के साथ अप्रैल 1802 में इंग्लैंड के लेक डिस्ट्रिक्ट में स्थित एक जगह है जो लेक ग्रेसमियर के नाम से जानी जाती है, उसके आसपास शहर के दौरान प्रेरित होकर लिखी गई थी. 2 साल बाद वर्ड्सवर्थ ने उन दोनों के सामने आए डैफोडिल्स के विशाल क्षेत्र के बारे में अपनी पंक्तियाँ लिखीं. 1815 में शब्दों में बदलाव और छंदों को जोड़ा गया. 1815 में रीवर्जन पब्लिश हुआ था, इसलिए इसमें कुछ स्टेंजास और जोड़े गए. अंतिम पब्लिकेशन आज के पाठकों के लिए परिचित है, जबकि कविता को कभी कभी आलोचकों द्वारा भावुक माना जाता है. इसे आज भी पहचाना और संदर्भित भी किया जाता है. अतः यह संभवतः शैक्षिक पाठ के लिए इसकी लोकप्रियता, समकालीन संस्कृत में इसके उपयोग और प्रकृति की सुंदरता की शक्ति है, जो अकेलेपन पर काबू पाने और स्मृति के महत्व के बारे में इसके विषयों के कारण है. फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम. आई वंडर्ड लोनली एज क्लाउड. वंडर्ड मीन्स होता है घूमना. फर्स्ट लाइन इज द फर्स्ट लाइन ऑफ दिस स्टेंजा इज इन द मेन और ओरिजिनल टाइटल. ओके, तो आई वंडर्ड, मैं घूमता हूँ, लोनली एज ए क्लाउड, एक क्लाउड बादल की तरह से अकेले घूमता हूँ. फ्लोट्स मीन्स बहना, हाई मीन्स ऊपर या ऊंचे, ओवर वेल्स एंड हिल्स. वेल्स मीन्स घाटियाँ और हिल्स मीन्स पहाड़ियाँ. अंडरलाइन है. वेल्स और हिल्स के ऊपर जो हवा में
बादल बहते रहते हैं उसी तरह से मैं भी उस स्थान पर घूम रहा था। वेन ऑल एट वंस मीन्स अचानक ही, आई सा मैंने देखा, क्राउड मीन्स भीड़ यानी बहुत संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में, ए ह्यू और ए नंबर ऑफ प्लांट्स लगे हुए थे। तो ए होस्ट ऑफ डैफोडिल्स, गोल्डन डैफोडिल्स में सुनहरे डैफोडिल्स ने दिखाई पड़े। डैफोडिल एक फूल होता है, पौधे होते हैं डैफोडिल्स के। वो विसाइड द लेक, जो लेक यानी झील के पास में, विनीथ द ट्रीज और कुछ पेड़ों के नीचे उगे हुए थे। फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, जो फड़फड़ा भी रहे थे। फ्लटरिंग मीन्स फड़फड़ाना, डांसिंग में डांस करना, और ब्रीज मीन्स ठंडी हवा में फड़फड़ा रहे थे और डांस भी कर रहे थे। कभी इंग्लैंड के पहाड़ी झील क्षेत्र की पहाड़ियों और घाटियों पर बादल की तरह लचहीन यात्रा कर रहा था। उस समय अचानक उसे झील के किनारे और पेड़ों के नीचे बड़ी संख्या में सुनहरे डैफोडिल दिखाई दिए। हवा में फूल फड़फड़ा रहे थे और नाच रहे थे। द सेकेंड स्टेंज ऑफ द पोएम, कंटिन्यूअस एज द स्टार्स एंड दैट शाइन, कंटिन्यूअस लगातार तारों की तरह चमकदार हो रहे थे। डैफोडिल हमेशा चमकदार हो रहे थे तारों की तरह से। एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, और चमक रहे थे आकाशगंगा की तरह से। मिल्की वे मीन्स आकाशगंगा। दे स्ट्रेच्ड मीन्स फैलाना, इन नेवर एंडिंग लाइन, जो कभी ना अंत होने वाली लाइन में फैले हुए थे पूरे धरातल क्षेत्र में। अलोंग द मार्जिन ऑफ ए वे मीन्स खाड़ी या घाटी, घाटियों या खाड़ियों के किनारे किनारे अकेले ही केवल डैफोडिल्स के पौधे उगे हुए थे। 10,000 सा आई एट ए ग्लांस, ये हाइपरबोलिक फिगर ऑफ स्पीच है। 10,000 मैंने एक ही दृष्टि में देख लिए। टॉसिंग देयर हेड्स, और वो टॉस कर रहे थे, उछल रहे थे, अपने सिरों को उछाल रहे थे। स्प्राइटली डांस, और सीधे डांस भी कर रहे थे। कभी फिर याद करता है कि उसने जो डैफोडिल्स देखे थे वे आकाश में, आकाशगंगा में चमकते सितारों के समान असंख्य थे। यह उपमा फूलों की बड़ी संख्या और सुंदरता को रेखांकित करती है। झील के किनारे उगने वाले डैफोडिल्स एक अंतहीन रेखा बनाते प्रतीत हो रहे थे। बहुत से पौधे उगे हुए थे जो जिनका कभी अंत नहीं होने वाला था। इतनी बड़ी संख्या में पौधे इतने बड़े विशाल क्षेत्र में उगे हुए थे, झीलों के किनारे, घाटी के किनारे। उन्होंने अपने सिर हवा में इधर उधर उछाले जैसे कि कोई जीवंत नृत्य कर रहे हों। डैफोडिल्स को इंसानों के नृत्य और सिर उछालने के रूप में दर्शाया गया है। पहले उन्हें भीड़ और मेजबान के रूप में वर्णित किया गया है। यह मानवीकरण मनुष्य और प्रकृति के बीच अंतर्निहित एकता को रेखांकित करने के लिए जारी है। थर्ड स्टेंज ऑफ द पोएम, द वेव्स मीन्स लहरें, विसाइड मीन्स पास में, देम डांस्ड, और वहीं पास में डांस कर रहे थे जैसे लहरें डांस करती हैं। बट दे मीन्स डैफोडिल भी उसी तरह से आउट डिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली। स्पार्कलिंग मीन्स होता है चमकदार, वेव्स इन ग्ली, वेव्स मीन्स लहरें, ग्ली मीन्स होता है खुशी से। लहरें जिस तरीके से खुशी से चमकदार बहती हैं, डांस करती हैं, उसी तरह से डैफोडिल्स के फूल भी डांस कर रहे थे। ए पोएट कुड नॉट वट टू गे बट बी गे, लेकिन पोएट कुछ नहीं कर सकता था। कुड नॉट डू हो जाएगा, पोएट उस समय कुछ नहीं कर सकता था लेकिन केवल प्रसन्न रह सकता था। इन सच है जोखंड कंपनी, जोखंड मीन्स होता है जिंदा दिली या आनंद से भरे हुए। अपनी कंपनी में था, मेरी सिस्टर भी साथ में थी, और चमकदार और लहराते हुए और डांस करते हुए, मूव करते हुए फ्लावर्स भी थे डैफोडिल्स के। इनकी कंपनी में उसे बहुत ही ज़्यादा खुशी मिल रही थी। आई गेज्ड बताता है मैंने निहारा, देखा और निहारता रहा। एंड गेज्ड बट लिटिल थॉट, लेकिन कुछ भी विचार नहीं किए। लिटिल थॉट, लिटिल मीन्स कुछ भी नहीं विचार किए। दैट वेल्थ जो संपत्ति और शो करती है टू मी मेरे लिए, हैड ब्रॉट जो मैंने ले आया, मेरे लिए लाया गया होता है, ऐसी संपत्ति मेरे लिए शो की गई है, यहाँ पर दिखाई गई है। यदि कभी क्या करता है, कभी याद करता है कि झील में लहरें, चमकती लहरें हवा में नृत्य करती हुई प्रतीत होती थी, लेकिन उनका नृत्य डैफोडिल्स के नृत्य से आगे निकल गया। ऐसा लग रहा था कि डैफोडिल्स कहीं अधिक जीवंतता और जोश के साथ नृत्य कर रहे हैं। कवि का मानना है कि कोई भी संवेदनशील व्यक्ति ऐसे आनंदमय साथियों की संगति में प्रसन्न हुए बिना नहीं रह सकता है। उसे याद है कि कैसे वह उस खूबसूरत दृश्य को देखता रहा। वह सोच भी नहीं सकता था कि उसके लिए कितनी खुशी लेकर आया है। स्टेंजा 4, For means because, oft means prior, often. When on my coach
मैं अपनी जगह पर आई लाई में लेटा हुआ था, इन वैकेंट जगह खाली थी, वैकेंट थी, और इन पेंसिव मूड, उस समय मूड इसका बहुत ही ज़्यादा पेंसिव मूड था। जब शहरी आबादी क्षेत्र में ये रहते हैं पोइट, तो इनका मूड बहुत ही पेंसिवफुल हो जाता है, यानी कि दुखमय या कष्टमय हो जाता है, टेंशन ज़्यादा हो जाती हैं इनके जीवन में। तो उस समय उन टेंशन्स को दूर करके यहाँ पर जहाँ डैफोडिल्स नेचुरल एरिया में होते हैं, लेक झील लेक के किनारे होते हैं, वहीं पर ये बताता है पोएट कि मैं वहाँ पर लेट जाता हूँ। दे फ्लैश, वे चमकदार होते हैं, अपॉन दैट इनवार्ड आई, हमारी आंतरिक आँखों में बहुत ही ज़्यादा चमकदार होते हैं, चमक उत्पन्न करते हैं। विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, जो हमारे लिए दृढ़ता का ब्लिस मीन्स वरदान होता है। एंड देन माई हार्ट विद प्लेजर फिल्स, और उस समय मेरा हृदय बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता से भर जाता है। एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स, और डांसेस विद द डैफोडिल्स मीन्स डैफोडिल्स के साथ में डांस भी करने लगता है। यह स्टेंजा समय में विराम का प्रतीक है, अतीत से वर्तमान की ओर एक स्पष्ट बदलाव है। कभी कहता है कि जब भी वह अपने सोफे पर मुक्त या उदास मुद्रा में लेटा हुआ होता है तो सुंदर दृश्य दिखाई देता है, उसके द्वारा देखे गए डैफोडिल्स उसके दिमाग में कौंते हैं। ऐसा सिर्फ एकांत में ही होता है। उस सुंदर दृश्य की स्मृति कवि के मन को आनंद से भर देती है। नाचते हुए डैफोडिल्स के साथ उसका दिल नाचने लगता है। यही कविता का सार है। कवि यह विचार करता है कि प्रकृति में हमें हमारी उदासी या उदास मनोदशा से बाहर निकलने और खुश रहने की शक्ति है। सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ऑफ दिस पोएम। एज फॉर द थीम, जैसे कोई थीम इस पोएम की है, द पोएम इज ऑल अबाउट द ब्यूटी ऑफ नेचर। ब्यूटी ऑफ नेचर इसकी थीम है। वर्ड्सवर्थ इज ऑफन टर्म्ड एज नेचर पोएट और नेचर लवर, नेचर लवर के रूप में दिखाई देते हैं। दिस पोएम इज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रोमांटिसिज्म इन इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर के रोमांटिसिज्म को रिप्रेजेंट करती है ये पोएम। टू टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम, अगर स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम देखा जाए तो इट इज़ रियली वेरी सिंपल इन फॉर्म एंड लैंग्वेज में है। 4 स्टेंजाज ऑफ 6 लाइन्स ईच, प्रत्येक स्टेंजा में 6 लाइन्स हैं और 4 स्टेंजा दिए गए हैं। जो एंटायर पोएम 24 लाइन्स लॉन्ग, जो 24 लाइन्स बनती हैं। द राइम स्कीम ऑफ ईच स्टेंजा इज ए बी सी सी, वेयर द फर्स्ट एंड द सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड जो लाइन है वो लाइन्स राइम विद द थर्ड और फोर्थ से मैच करती है रिस्पेक्टिवली। दीज आर फॉलोड बाय राइमिंग कपलेट, और एक राइमिंग कपलेट भी दिया है। द पोएम इज आल्सो रिच इन इट्स यूज़ ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच। ये रिच पोएम है फिगर ऑफ स्पीच में। कितने फिगर ऑफ स्पीच इसमें दिखाए गए हैं? सिमली, मेटाफर, पर्सनिफिकेशन एंड हाइपरबोल। एंड फाइनली इट इज़ अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ ए रियल पोएम, और ये रियल पोएम का एग्जाम्पल भी है जो स्पॉन्टेनियस मीन्स स्वेच्छा से, ओवरफ्लो मीन्स बहती है, पावरफुल फीलिंग्स जो बहुत ही शक्तिशाली भावनाएं जो दिलो दिमाग में बहती हैं उसके लिए स्वेच्छा से बनाई गई है। एज ओपन्ड बाय द पोइट, जो पोइट के द्वारा दिखाई गई है। एज द पोएम एक्सप्रेसेस द फीलिंग्स ऑफ द पोइट, और ये पोइट की फीलिंग्स है। इज इन ए सब्जेक्टिव पोएम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोमांटिसिज्म, रोमांटिसिज्म का ये विशेषता परक पोएम इंपॉर्टेंट रूप में है। तो यहाँ तक आपको पोइटिक लाइन्स और पोइटिक एनालिसिस और थीम के बारे में डिस्कस किया था। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए MCQ क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।